हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बेनीथ अस ऑल। ये मूवी इसी साल रिलीज़ हुई है और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और ये एक फैंटेसी हॉरर मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी मदद के बिना मेरे 1K सब्सक्राइबर फैमिली का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सो होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक घना जंगल देख पाते हैं और एक माँ बेटी वहाँ पर घूमने आई हुई होती है और तब उसकी बेटी वहाँ पर खेलने के लिए निकल जाती है और ज़्यादा समय तक ना लौटने पर जब उसकी माँ उसे ढूंढने निकलती है तब देखती है कि उसकी मासूम बच्ची को बड़ी बेरहमी से किसी ने गले के पास चोटिल करके उसे मार डाला होता है। फिर शिफ्ट होती है और हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसके पीछे कुछ सैनिक पड़े होते हैं मारने के लिए, क्योंकि शायद उसी आदमी ने उस बच्ची की जान ली थी। और उनमें से एक सैनिक उस आदमी को नाइफ से स्टैब कर देता है, लेकिन वो आदमी मरता ही नहीं, इसलिए उसे जिंदा एक कॉफिन में बंद करके मीलों कोसों दूर समुंदर पार करके फिर उसे एक सुनसान जगह पर दफन कर देते हैं और उसके कॉफिन के ऊपर एक लॉकेट फेंक देते हैं। और ये 1000 साल पुरानी इंसिडेंट होती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जूली नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो इस मूवी का लीड रोल है। जूली एक 17 साल की बच्ची होती है जो अपने भाई स्टीवन और 2 छोटी बहनें एरिक और सैरा के साथ अपने फॉस्टर गार्जियन के साथ रह रही होती है। जूली बड़ी ही दयालु लड़की होती है और इसलिए जब उसे एक घायल चिड़िया मिलती है तो वो उसकी मदद करने की सोचती है ताकि वो ठीक हो जाए। और वो उस बर्ड को अपने फॉस्टर पेरेंट्स से छिपाकर एक बॉक्स में रखती है अपने भाई बहन को दिखाने के बाद। और ऐसा लगता है जैसे कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स जेनिला और टॉड जूली के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। टॉड एक ड्रंक्ड भी होता है और इसलिए वो सुबह तक सोया ही रहता है। तभी वो उस बर्ड के चहकने की आवाज़ सुन लेता है जिससे उसकी नींद खराब हो जाती है और वो जूली को उस बर्ड को घर में लाने के लिए बहुत डांटता है। उस बर्ड को जूली के सामने ही ले जाकर जान से मार डालता है और इसीलिए जूली तब गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। और तब जूली एक सुनसान फॉरेस्ट में निकल जाती है। तब उस फॉरेस्ट में उसे एक लॉकेट मिलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है, जो वो सैनिक उस कब्र के पास फेंक कर चला गया था। जूली जैसे ही उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाती है, जूली बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है और उसके कानों में एक अजीब सी चिड़चिड़ी सी आवाज़ पड़ने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक सोशल वर्कर रेबेका को देख पाते हैं जो जूली के सिलसिले में आई होती है, क्योंकि उसे जूली के फॉस्टर गार्जियंस पर डाउट होता है कि वो लोग जूली के अच्छे एजुकेशन और फ्यूचर के लिए वरिड क्यों नहीं हैं, और इसलिए भी कि कहीं वो लोग जूली के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करते। और रेबेका के घर आते ही वो कपल्स इतने केयरिंग और मासूम बनकर बैठ जाते हैं जैसे वो दुनिया के सबसे बेस्ट फॉस्टर पेरेंट्स हो। और वो कपल रेबेका से बताते हैं कि उन्होंने 15 सालों में करीब 50 बच्चों को पाल पोस डाला है। रेबेका जूली से मिलने के लिए बोलती है, तब वो कपल कहते हैं कि जूली एक बर्ड की वजह से नाराज़ हो गई है और घर छोड़कर चली गई है। इसलिए रेबेका दूसरे दिन जूली से मिलने आती है कि वो उससे उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सके, लेकिन जूली उससे कुछ भी नहीं बताती। और तभी से इस लॉकेट की वजह से जूली थोड़ी डरी डरी सी रहने लगी थी। वो स्टीफन को बताती है कि उसे लग रहा है कि जैसे वो कुछ बुरा घर लेकर आ रही है और शायद ये वही लॉकेट होता है। और तभी जूली कुछ विस्परिंग की आवाज़ें सुनती है सोते समय, और फुल मून नाइट की रात वो वापस से उस फॉरेस्ट में चली जाती है, उसी जगह पर जब टॉड गैम्बलिंग करने गया हुआ होता है। और तब जूली को वहाँ वही कॉफिन मिलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है, और वो कॉफिन वहाँ पर हज़ारों साल से दफन था। और जब जूली उस कॉफिन को खोलती है तब उसमें से वही आदमी जिंदा निकलता है। इसका मतलब वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं होता, और इसलिए वो सैनिक उस कॉफिन को दफन करते समय कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं ताकि वो आज़ाद न हो पाए। लेकिन शायद उस लॉकेट के ज़रिए उसने जूली को अपने वश में करके खुद को आज़ाद कर लिया, और अब जूली उसे एक लाचार असहाय समझकर अपने घर लेकर जाती है और एक सीक्रेट जगह पर उसे बैठे रहने के लिए बोलती है। तब वो आदमी बड़ा कमज़ोर सा था और वो बोल भी नहीं पा रहा होता है, और शायद जूली ने उसे घर पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी होती है और शायद इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और जूली से नौकरों की तरह काम कराता था और चूँ करने पर भी
उसे पीट देता था, जो स्टीवन को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। रात में जूली फिर से उस आदमी से मिलने जाती है और वो अपने साथ में उस आदमी के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर जाती है खाने के लिए, जिससे उस आदमी का पेट तो बिल्कुल भी नहीं भर पाता। स्टीवन उस आदमी को देखकर बहुत डर जाता है और फिर दोनों उसे खिला पिला कर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरे दिन रेबेका फिर से जूली के घर पहुँच जाती है, जिसे देखकर जेनेला बहुत ही गुस्सा करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती, वरना उन पर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता था। और रेबेका जूली के कॉलेज और पढ़ाई लिखाई पूरे करने में उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जूली रेबेका को कुछ जवाब ही नहीं दे पाती। और जूली ने उस आदमी का नाम फ्रे रख दिया होता है। और जूली जब रात को फ्रे को देखने जाती है तब वो वहाँ पर नहीं होता, और इसलिए जूली उसका वहीं पर इंतज़ार करते करते सो जाती है। और दूसरी तरफ हम फ्रे को एक कपल के घर पर देखते हैं, जिस पर फ्रे पीछे से अटैक कर देता है उसके गले के पास, जिसका मतलब फ्रे एक वैम्पायर है और इसलिए वो हज़ारों साल से कॉफिन में जिंदा पड़ा था। फ्रे बड़ी बेरहमी से उस कपल को खा डालता है और उसे चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, और वो वापस से वहाँ पर लौट आता है जहाँ पर जूली उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। फ्रे तब बोलने लगता है क्योंकि उसके पसंद का खाना उसे मिल गया होता है। तब वो जूली से कहता है कि उसे और मीट चाहिए और इसलिए उसे शिकार करना होगा, और जितना ही वो खाएगा उतना ही वो स्ट्रांग होता जाएगा, और वो जूली को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। दूसरे दिन पुलिस उन मरे हुए कपल्स के घर पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उनके कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ता। जूली अपने मिसिंग कैट को ढूंढते हुए फ्रे के पास पहुंच जाती है, जहां पर फ्रे की नज़र जूली के हाथ पर पड़ जाती है, जिस पर एक कट पड़ा होता है। तब फ्रे उस कट के जरिए खून पीने लगता है और जूली को अपना खून पिला देता है। फ्रे द्वारा की गई मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन डोनोवन नाम का एक डिटेक्टिव कर रहा होता है, जो रेबेका से बताता है कि वो एक बेयर अटैक है और वो जूली के घर के आसपास ही हुई है, और इसलिए रेबेका तब जूली के लिए फिक्रमंद होकर उसे देखने के लिए पहुंच जाती है कॉलेज एप्लीकेशन भरवाने के बहाने। लेकिन जूली को अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो ये रेबेका से कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी स्टीवन रेबेका से आकर बताता है कि जूली फॉरेस्ट से एक आदमी को लेकर आई है, जिसे देखकर उसे बहुत डर लगता है। तब जेनेला इस बात को झुठलाती है और रेबेका से बहस करने लगती है और रेबेका को घर से चले जाने के लिए बोलती है। तब रेबेका उस वक्त घर से चली जाती है और रात में डोनोवन से मिलने के बाद वह सारी बातें उससे बता देती है। टॉड जिस जगह पर हर दिन गैम्बलिंग करने जाता था, उस जगह पे भी उसके साथ में बुरा ही गुजरता है। घर पर एरिका और सारा जब खेल रही होती है, तभी फ्रे उन पर अटैक करके उनका शिकार कर लेता है, और रात में पुलिस के आने के बाद उन बच्चे को ढूंढा जाता है और तब उन्हें उनकी लाश बरामद होती है, बड़े ही गंभीर हालत में। और जूली इस बात से बिल्कुल भी उदास नहीं होती, जबकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। रेबेका उस वक्त पुलिस के साथ में आई हुई होती है और उन बच्चियों की मौत से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तब रेबेका टॉड और जेनेला को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन बेवकूफ़ जेनेला घर छोड़ने से मना कर देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तभी रेबेका जब घर से बाहर जा रही होती है, तब स्टीवन रेबेका से कहता है कि वो उसे अपने साथ में लेकर चले, लेकिन रेबेका टॉड और जेनेला के आगे मजबूर थी, इसलिए रेबेका स्टीवन को बहला फुसला के घर पर ही रुकने के लिए बोलती है। तभी हम जूली के असली रूप को देख पाते हैं और जूली अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी थी और फ्रे उसका मास्टर, और जूली अब फ्रे के इशारों पर ही नाच रही थी। और स्टीवन तब उसे देखकर डर जाता है और खुद को छुपा लेता है जूली के बड़े बड़े दांत देखकर। जूली तब थोड़ा सा होश में आ जाती है और इसलिए वो फ्रे के पास जाती है अपने भाई बहनों के बारे में पूछने के लिए, लेकिन तभी फ्रे जूली के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। तब वो फिर से वैम्पायर के रूप में आ जाती है और फ्रे तब उससे कहता है कि वो और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है पहले से ज़्यादा, और उसकी शक्ल बिल्कुल एक डीमन जैसी दिखाई देने लगी थी। और वो जूली से कहता है कि उसे बस आज की रात ही शिकार करने की ज़रूरत है, और वो भी जितना हो सके। तब जूली और भी लोगों को इकट्ठा करती है हंटिंग करने के लिए, रेबेका को फ़ोन लगाकर कि उन्हें हेल्प चाहिए, और उस रात को भी फुल मून नाइट होती है। तब रेबेका और डोनोवन वहाँ पर आने लगते हैं और तभी घर पर स्टीवन फ्रे को आते हुए सुनता है और जेनेला और टॉड से बताता है। तब टॉड गुस्से में उसे मारने के लिए अपनी शॉटगन लेकर निकल पड़ता है। तभी जूली और फ्रे मिलकर टॉड का शिकार कर लेते हैं और फ्रे तब जूली को टॉड के बॉडी पर फीड करने के लिए बोलता है और जूली तब वही करती है और वो टॉड के शरीर से सारा खून चूस लेती है और कहती है कि देखो तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया है।
और घर के अंदर स्टीफन और जेनेला छुपकर बैठे हुए थे बेडरूम में जब रेबेका और डोनोवन आए। बाहर डोनोवन फ्रे को बहुत बार शूट करता है, लेकिन फ्रे के शरीर से कोई खून ही नहीं निकलता और फ्रे तब उठकर डोनोवन को भी मार डालता है। और घर में जूली जेनेला को रेबेका के सामने ही बाइट कर लेती है और उसका सारा खून चूस लेती है। तब रेबेका स्टीफन को अपने साथ लेकर भागती है जान बचाकर, लेकिन तभी फ्रे उनके सामने आकर खड़ा मिलता है और वो रेबेका को एक तमाचा लगाकर उसे बेहोश कर देता है और स्टीफन को मारने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जूली को अपनी बीती बात याद आने लगती है, अपने भाई स्टीफन और अपने रिश्ते के बारे में, और इसलिए जूली अपने भाई स्टीफन को बचाने के लिए अपने मास्टर फ्रे को मार डालती है और उसी के साथ जूली की भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ रेबेका और स्टीफन घर से बाहर निकलते हैं और वही दोनों लकी थे जो मरते मरते बचे, और पुलिस भी तब वहाँ पर आकर पहुँच चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।